हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस इफेक्ट। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और ये स्टूडेंट्स को पजल भी करता है, इसलिए मैं आज इसको काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा और इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए, कोरियोलिस फोर्स रियल में एक फोर्स नहीं है, रादर ये एक इफेक्ट है जो अर्थ की रोटेशन के कारण जनरेट होता है। लेकिन इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थ के ऊपर जो विंड सिस्टम है, एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो डेवलपमेंट है और अदर एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स, इसलिए इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स के बारे में फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट गास्पार्ड गोस्टे डे कोरियोलिस ने बताया था। एक्चुअल में ये एक इफेक्ट है, फोर्स नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि कोरियोलिस फोर्स इज ए शूडो फोर्स, मींस इट इज नॉट ए रियल फोर्स। इसलिए डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कोरियोलिस इफेक्ट। और ये जो कोरियोलिस इफेक्ट आ रहा है उसका मेन रीजन ये है कि अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, दे मूव विद डिफरेंट स्पीड्स। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अर्थ है जब ये रोटेट करती है कॉन्टिन्यूसली, तो इसकी रोटेशन में आप लोग देखेंगे कि जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड माना जाता है ग्लोब पर, और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट एक कंप्लीट जो रोटेशन लेगा वो 24 आवर्स में लेगा। पर जैसे जैसे हम पोलवर्ड मूव करेंगे तो अदर लैटिट्यूड्स भी एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में ही करेंगे। पर ये जो लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर को छोड़कर, इनका जो सरकमफिरेंस है या इनके जो टोटल लेंथ है वो कम है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो सरकमफिरेंस है लैटिट्यूड्स की या जो लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स है वो कम होती चली जाएगी। और अगर मैं किसी भी लैटिट्यूड पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करूं तो वो 24 आवर में ही एक कंप्लीट रोटेशन करेगा। चाहे वो पॉइंट इक्वेटर पर हो तब भी 24 आवर्स में कंप्लीट रोटेशन होगी, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर भी 24 आवर्स में, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर भी 24 आवर्स में ही एक कंप्लीट रोटेशन होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो पॉइंट इक्वेटर पर होगा वो तेजी से मूव कर रहा होगा और जो हायर लैटिट्यूड्स पर होगा या अदर लैटिट्यूड्स पर होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स की जो मूवमेंट है, जो रोटेशनल स्पीड है वो अलग है, और उस स्पीड के अलग होने के कारण एक इफेक्ट आएगा मूविंग ऑब्जेक्ट पर। और उस इफेक्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर दो वीडियोज की हेल्प लूंगा। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने 3 ट्रेन्स ली हैं। ये जो ब्लू ट्रेन है ना, मैं ये मान लेता हूं कि ये अर्थ का इक्वेटोरियल पार्ट है, और ये जो रेड ट्रेन्स है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब क्या? ये एक मैंने लैटिट्यूड इक्वेटर वाला कंसीडर किया जिस पर ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने क्या बोला था कि इक्वेटर पर हर पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, या इक्वेटर पर किसी भी पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, तो इक्वेटर पर अगर किसी पॉइंट की स्पीड ज्यादा है तो मैंने यहां पर मान लिया कि ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड भी ज्यादा है इन दोनों ट्रेन्स के कंपैरिजन में। और अगर ऐसा है तो देखिए अब क्या होगा। अगर मैं इस ब्लू ट्रेन पर जो कि इक्वेटर पर रन कर रही है जिसकी स्पीड ज्यादा है, यहां से अगर मैं इस नेट में बॉल फेंकूं तो क्या होगा? ये बॉल क्या इस नेट में जाएगी? नहीं। जैसा इस वीडियो में दिख रहा है ये बॉल इस नेट से आगे वाली बोगी में जाएगी। मींस फेंकने की डायरेक्शन मेरी क्या है? ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है
बॉल फेंकने की डायरेक्शन है, लेकिन ये बॉल डिफ्लेक्ट किस साइड हो गई, ये बॉल डिफ्लेक्ट हो गई राइटवर्ड। और इसका डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है, क्योंकि जो इस ट्रेन की स्पीड है, मेरे हाथ में ये बॉल है, तो इस बॉल की भी स्पीड उतनी होगी जितनी इस ट्रेन की स्पीड है ट्रेन की डायरेक्शन में। और ये जो दूसरी ट्रेन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, जब मैं इसको इसकी तरफ फेंकूंगा तो ये बॉल इस ब्लू ट्रेन की डायरेक्शन में ब्लू ट्रेन की स्पीड के इक्वल ही आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन ये रेड ट्रेन तो कम स्पीड से मूव कर रही है ना, इसलिए ये इस नेट वाली बोगी में ना आकर नेक्स्ट वाली बोगी में आएगी। क्यों, ट्रेन की स्पीड के इक्वल ही इस बॉल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड थी, इसलिए ये जो रेड ट्रेन थी उसकी तरफ फेंकने पर ये आगे की तरफ गई। वैसे ही अगर मैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए कंसीडर करूं तो ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि ब्लू ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, इक्वेटर की भी रोटेटिंग स्पीड ज्यादा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंपैरिजन में। इसलिए अगर मैं इक्वेटर से बॉल इधर की तरफ फेंकूंगा तो ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ जाते हुए महसूस होगी। क्यों, क्योंकि इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल की स्पीड उतनी ही है जितनी इक्वेटर की स्पीड या जितनी इस ट्रेन की स्पीड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड बॉल का डिफ्लेक्शन है, और उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि बॉल की भी उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है जितनी इस ब्लू ट्रेन की। अब वही चीज अगर हम अर्थ के केस में कंसिडर करें कि इक्वेटर से अगर एयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रही होगी, तो इक्वेटर पर एयर की जो स्पीड है वो रोटेशनल जो डायरेक्शन है अर्थ की उस डायरेक्शन में ज्यादा होगी। और अर्थ की रोटेशन होगी कहां से, वेस्ट टू ईस्ट होगी। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होगी, जिसके कारण ईस्ट की डायरेक्शन में विंड की मूवमेंट होगी। और अगर मैं ये कहूं कि अर्थ की जो रोटेशन है वो इस टाइप से है, ये ईस्ट की तरफ का एरिया और ये वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब ये विंड इस साइड मूव करेगी तो अर्थ की रोटेशन के साथ ईस्ट की तरफ भी जाएगी। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। पर ये जो डिफ्लेक्शन है इसको अगर आप थोड़ा सा, अभी तो मैंने इक्वेटर से इस बॉल को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की तरफ फेंका है, अगर अब मैं इस केस को थोड़ा उल्टा कर दूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से मैं इस ब्लू लाइन की डायरेक्शन में इस बॉल को फेंकूंगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम है रेड ट्रेन की जिसमें मैं हूं, तो इस डायरेक्शन में इस बॉल की स्पीड भी कम होगी। तो ये जब आगे की तरफ इस साइड की तरफ आएगी ना ये बॉल, तो ये इस डायरेक्शन में मूव जरूर करेगी, लेकिन इस बोगी के ठीक सामने जो बोगी है ये आगे निकल जाएगी, ये पीछे वाली बोगी यहां होगी, तब ये जो है इसमें आकर गिरेगी, तो ये हमें लगेगा कि ये इस टाइप से गई है। मेरी बात समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर मैं फेंकूंगा तो ठीक इसके सामने वाली बोगी आगे आ चुकी होगी और इस बोगी में आकर बॉल गिरेगी। तो जब इस बोगी में आकर बॉल गिरेगी ना, तो ये ऐसा लगेगा कि इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक यहां से अगर मैं कैप्रिकॉर्न से अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो क्या होगा, जब मैं बॉल फेंकूंगा तो ये ब्लू ट्रेन की स्पीड ज्यादा, ये बोगी आगे जा चुकी होगी, तो ये मेरी बॉल इससे पीछे वाली बोगी में ही गिरेगी, तो मुझे लगेगा कि ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, डायरेक्शन ये थी। तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ जो डिफ्लेक्शन है ना, ये डिफ्लेक्शन है, ये जो ट्रेन्स है इनकी स्पीड में डिफरेंस है। अगर तीनों की स्पीड सेम होती तो बॉल अगर मैं यहां से इस साइड फेंकता तो इस नेट में जाती, यहां से साउथ की तरफ फेंकता तो इस नेट में जाती। या तो तीनों की स्पीड इक्वल होती या तीनों स्टैटिक स्टेट में होती तो बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती। पर
स्पीड में डिफरेंस के कारण बॉल का डिफ्लेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। और इसको याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है। आप एज्यूम करें कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो देखिए इसके साथ ही एयर इस डायरेक्शन में जाएगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसके कंपैरिजन में राइटवर्ड है। अगर साउथ की तरफ देखे तो भी इधर जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में ये लेफ्टवर्ड है। तो लेफ्ट और राइट की तरफ डिफ्लेक्शन आपको याद रखना है। और अगर ग्लोब पर किसी को कम समझ में आया तो यहाँ पर देखिए ये अर्थ मान लेते हैं और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ये साउथ। सबको पता है कि जो अर्थ है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ये हुआ ना, ये इसका रोटेशन हुआ। तो अगर इक्वेटर ये है तो यहां से एयर इस साइड ही तो मूव करेगी, क्योंकि लगातार ईस्ट की तरफ मूवमेंट है अर्थ में। तो ये एयर अगर अर्थ के ऊपर है तो ये भी तो ईस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी। अगर साउथ की बात करें तो साउथ के केस में भी यही होगा। तो आप इस स्ट्रेट लाइन पर अगर एयर मूव कर रही है तो वो हर बार क्या करेगी, हर बार एयर अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड होता है, आपको याद रखना है। मैं एक वीडियो और दिखाता हूं आपको जो कि मैरी गो राउंड का है। ये जो टर्नेबल टेबल है ना इसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। तो मैरी गो राउंड में आप देखिए 4 पर्सन बैठे हैं इसके ऊपर, एक येलो कलर का कपड़ा पहने हुए, दूसरा रेड, तीसरा ग्रीन और फोर्थ ब्लू कलर का। और ये अपने अपोजिट साइड जो बैठे हुए पर्सन है उनकी तरफ बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ बॉल ना जाकर जो इनकी साइड में बैठे हुए पर्सन है उनकी तरफ बॉल जा रही है। आप देख पा रहे होंगे ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ही है, ये रोटेशन का इंपैक्ट ही है। तो विंड भी अर्थ पर ऐसे ही मूव करती है, वो स्ट्रेट मूव नहीं करती हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ना केवल विंड, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के ऊपर सब में ही जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक डिफ्लेक्शन आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। और ये जो डिफ्लेक्शन होगा ना, ये डिफ्लेक्शन चाहे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, वो विंड मूवमेंट भी हो सकती है, मिसाइल मूवमेंट भी हो सकती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो अर्थ की रोटेशन के कारण है, इसका मतलब वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण है। जो कोरियोलिस फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। एंगल, एंगल मींस लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पर भी कोरियोलिस इफेक्ट डिपेंड करेगा। एक्चुअली अगर हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और इक्वेटर पर डिफ्लेक्शन मिनिमम यानी कि 0 होगा। अगर ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, आपने देखा भी होगा, एक बार फिर देखिए डिफ्लेक्शन यहां पर कम है और आगे की तरफ जाते हुए ये बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस चीज को। तो जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन जो स्ट्रेट पाथ है उससे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही ज्यादा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्पीड में अंतर आ जाएगा। जैसे इक्वेटर और इसके नियर बाय लैटिट्यूड की स्पीड में डिफरेंस कम है, इसलिए कम डिफ्लेक्शन होगा। जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो दूर वाले लैटिट्यूड और इक्वेटर की स्पीड में डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसलिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो जितना दो एरियाज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही उनके बीच की स्पीड का डिफरेंस बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है वेलोसिटी। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की बात है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, देखिए इसको इक्वेटर एज्यूम कर लेता हूं। जितना तेजी से ऊपर की तरफ या नॉर्थ की तरफ कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जाएगा तो तेजी से क्या हो रहा है, वो उन एरियाज पर जा रहा है जिनकी स्पीड घट रही है, तो इसलिए तेजी से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो डिफ्लेक्शन स्पीड के साथ बढ़ेगा।
जितनी स्पीड इंक्रीज होगी डिफ्लेक्शन उतना इंक्रीज होगा, जितनी स्पीड कम होगी डिफ्लेक्शन कम होगा। जो रोटेशनल स्पीड है अर्थ की उस पर भी डिपेंड करता है कोरियोलिस इफेक्ट। अगर अर्थ की स्पीड रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कोरियोलिस इफेक्ट और बढ़ जाएगा, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो कोरियोलिस इफेक्ट डिक्रीज करेगा। अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड खत्म हो जाएगी तो कोरियोलिस इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जो रोटेशन होता है किसी भी बॉडी का उसके मास पर भी डिपेंड करता है, इसलिए मास पर भी जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा। पर यहां पर ज्योग्राफी में आप लोगों से ये 3 फैक्टर ही पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4th फैक्टर नहीं पूछा जा सकता, पर 3 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड, विंड स्पीड, वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की स्पीड और रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, ये 3 चीजें मेजरली अफेक्ट करेंगी जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसको या कोरियोलिस इफेक्ट को। उसके बाद जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट इज परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इस टाइप से अर्थ रोटेट कर रही है और इसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो जो एयर है ना या जो विंड है, अगर मैं विंड को एक मूविंग ऑब्जेक्ट मानूं तो विंड इसके साथ साथ ही ऐसे मूव करेगी, या कोई और ऑब्जेक्ट होता मूविंग ऑब्जेक्ट जो यहां से इस साइड मूव कर रहा होता तो अर्थ मूव कर रही है तो ये इसके साथ भी तो मूव करेगा। तो इसलिए एक्सिस को और इस मूवमेंट को अगर आप देखो तो एक्सिस और इस मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है। तो रोटेशनल एक्सिस और जो डिफ्लेक्शन है या डिफ्लेक्टिव फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट एंगल पर होगी, परपेंडिकुलर होगी। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करने की एक टेंडेंसी डेवलप होती है, या वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करेगा, और ये राइटवर्ड मूव करेगा या लेफ्टवर्ड मूव करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द हेमिस्फीयर। और ये आप जान चुके हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन कॉज करता है इसलिए इसको डिफ्लेक्शन फोर्स भी बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग आपको यहां पर 2 लॉज दिए गए हैं, 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ में यह बताया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन विंड की तरफ अपनी बैक करके पीठ करके खड़ा होता है तो जो भी विंड होगी दे गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसमें यह बताएगा जैसे मुझे आप एज्यूम करें मेरे पीछे से विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो मैं विंड की तरफ अपने पीठ करके खड़ा हूं, तो अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रही है मेरे पीछे से तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइटवर्ड पैरेलल्स के अकॉर्डिंग, तो वो जो विंड होगी ना जो मेरे पीछे से आ रही है उसमें डिफ्लेक्शन इस टाइप का होगा, मींस विंड ऐसे जाएगी। और अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर में होता सेम विंड की तरफ अपनी बैक करके खड़ा होता तो विंड पीछे से आती और वो इस डायरेक्शन में जाती है ऐसे, ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये पैरेलल्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, ये डिफ्लेक्शन बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का राइटवर्ड डिफ्लेक्शन है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन है। और दूसरा जो लॉ है वो है बायस-बेलेट्स लॉ। बायस-बेलेट्स लॉ ने एयर प्रेशर के रिगार्डिंग बताया कि अगर मैं विंड की तरफ अपने पीठ करके खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड जो होगा वो लो प्रेशर होगा और राइट साइड जो होगा वो हाई प्रेशर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो ये लेफ्ट और राइट में एयर प्रेशर का वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन भी एक तरह से अर्थ की रोटेशन के कारण है। जैसे मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूं, पीछे से विंड आ रही है तो क्या होगा, अगर विंड इस साइड जाएगी तो एयर प्रेशर इधर बढ़ेगा, अगर उधर विंड ना जाकर इधर आएगी तो एयर प्रेशर इधर बढ़ेगा। तो होगा क्या, जब विंड इस तरफ से आएगी तो क्या होगा, इधर एयर प्रेशर कम होगा, इधर ज्यादा, क्योंकि एयर की सप्लाई इधर हुई है, जहां एयर की सप्लाई होगी वहां पर एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो इधर एयर की सप्लाई हुई है तो राइट की तरफ एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ एयर प्रेशर कम होगा। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एंड वाइस वर्सा फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर, मींस साउदर्न हेमिस्फीयर में
डिफ्लेक्शन इस साइड होगा, अगर डिफ्लेक्शन इस साइड होगा तो हाई प्रेशर लेफ्ट की तरफ और लो प्रेशर राइट की तरफ होगा। जो कोरियोलिस इफेक्ट है या कोरियोलिस फोर्स है, इसके कुछ फीचर्स हैं, उन पर भी बात करते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी या एटमॉस्फेरिक मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग में जो काफी हेल्पफुल भी होंगी। जो कोरियोलिस फोर्स है ये एटमॉस्फेरिक मूवमेंट को, एयर प्रेशर वेरिएशन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक रियल फोर्स नहीं होता है, इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, जो कि अर्थ की रोटेशन के कारण जनरेट होता है। और ये जो कोरियोलिस इफेक्ट आएगा ये एक डिफ्लेक्शन फोर्स है या डिफ्लेक्टिव इफेक्ट है, और ये आएगा किस पर, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे उन पर, जैसे जो एरोप्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं, विंड की मूवमेंट है, ओशनिक करेंट्स की मूवमेंट है, ये सब सारे के सारे एक मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और इनमें इंपैक्ट आएगा अर्थ की रोटेशन के कारण। अर्थ की रोटेशन के कारण काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी हो सकता है परेशान करे। अर्थ की मूवमेंट के कारण विंड की डायरेक्शन या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो अफेक्ट होगी, पर उसकी स्पीड अफेक्ट नहीं होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कहां पर आएगा, जहां पर रोटेशनल स्पीड का जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, वो कहां आएगा, पोल्स पर आएगा। इसलिए पोल्स पर कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। जो हॉरिजॉन्टली मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कोरियोलिस फोर्स हमेशा राइट एंगल पर काम करेगा, इसलिए ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन आएगा। जो कोरियोलिस फोर्स है, वैसे तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जियोस्ट्रोफिक विंड्स के केस में कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, होता यह है कि मान लेते हैं ये आइसोबार्स हैं, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। तो आप लोगों को आइडिया है कि हाई टू लो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ठीक राइट एंगल पर ये कोरियोलिस फोर्स होगा। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और ये कोरियोलिस फोर्स होगा। पर जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी ना, कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज करेगा, कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। अब अगर ये सिचुएशन है तो जो विंड की डायरेक्शन है वो पता क्या होगी, ठीक इनके बीच में ये होगी विंड की डायरेक्शन, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स बढ़ गया, मान लेते हैं कोरियोलिस फोर्स, विंड की स्पीड बढ़ गई तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा, कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा तो विंड की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो गया। अब अगर और स्पीड बढ़ गई विंड की तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स ठीक अपोजिट हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। तो उस टाइम पर पता है क्या होगा, उस टाइम पर जो विंड होगी ना ये दोनों के बीच में इस टाइप से होगी। इट मींस विंड जो है ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी जो ये आइसोबार्स हैं इनके। तो ये है जियोस्ट्रोफिक विंड्स, जिस केस में कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। तो जो विंड की जो डायरेक्शन होती है ना वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू दी आइसोबार्स हो जाती है, उस विंड को जियोस्ट्रोफिक विंड बोलते हैं। तो ये जो जियोस्ट्रोफिक विंड की डेवलपमेंट है किसके कारण है, स्ट्रोंगर कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो इसलिए आप कह सकते हो कि कोरियोलिस फोर्स का जो जियोस्ट्रोफिक विंड्स है इसकी डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोरियोलिस फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैं बीच बीच में डिस्कस भी कर चुका हूं, एक बार इनको समअप कर लेते हैं। देखिए, ये तो एक वेल नोन इफेक्ट है कि विंड डायरेक्शन में चेंज आता है।
कोरियोलिस फोर्स जो है इट अफेक्ट्स द विंड डायरेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स है इसके कारण कुछ प्रेशर बेल्ट्स डेवलप होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। वो हाई प्रेशर बेल्ट्स भी हो सकती है और लो प्रेशर बेल्ट्स भी हो सकती हैं। और ये हम लोगों ने ग्लोब पर देखा भी है, मैंने एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया, तो वहां पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं और उनमें मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स या अर्थ की रोटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट ही तो कोरियोलिस फोर्स है। आपको ध्यान भी होगा कि जब अर्थ रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट करेगी ऐसे और यहां से एयर ऊपर उठेगी तो ये इस टाइप से मूव करेगी एयर, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल बेल्ट पर एयर नीचे की तरफ सिंक करती है। और अगर ये रोटेशन नहीं होता तो एयर इस टाइप से नीचे की तरफ इस बेल्ट में शिफ्ट ना करके, सिंक ना करके एयर कॉन्टिन्यूसली पोलवर्ड मूव कर रही होती, पर वो अर्थ की रोटेशन के कारण एयर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है और वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड हो जाती है और वहां पर कूलिंग के बाद धीरे धीरे वो उसकी सिंकिंग हो जाती है और हाई प्रेशर डेवलप करती है। इससे पहले जो मेरी वीडियो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, वो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने कोरियोलिस फोर्स के कारण हाई और लो प्रेशर की डेवलपमेंट को बताया है। और इसी टाइप से किसी एरिया पर अगर लो प्रेशर की डेवलपमेंट है तो वो तब पॉसिबल है लंबे टाइम तक बने रहना जब जो एयर आ रही है उसका हेड ऑन कोलिजन ना हो। जैसे मैं कुछ ये कह रहा हूं, मान लेते हैं यहां पर एयर प्रेशर लो हुआ तो एयर आएगी सब डायरेक्शन से। जब एयर आएगी ना, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वो एरिया है जहां पर हाई प्रेशर है, ये वो एरिया, मतलब इसके चारों तरफ हाई प्रेशर जोन थी। जब ये एयर इधर जाएगी तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस ले रहा हूं मैं, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं। ये इधर से ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, मतलब ये इस लो प्रेशर के चारों तरफ ही एयर घूमती रहेगी, इसके अंदर जाएगी नहीं। अगर इसके अंदर चली जाती तो यहां पर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, लो प्रेशर खत्म हो जाता, पर ये एयर इसके चारों तरफ घूमती रहेगी और लो प्रेशर बना रहेगा, ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा और एयर ऐसे ही सर्कुलेट होती रहेगी। तो हाई और लो प्रेशर किसी एरिया में जो डेवलप हो रहा है उसमें भी कोरियोलिस फोर्स का रोल होता है। जो अर्थ के ऊपर साइक्लोनिक डेवलपमेंट है, जो अभी मैंने बताया कि लो प्रेशर होगा और एयर जो है लो प्रेशर के अराउंड रोटेट करती रहेगी, तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। साइक्लोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लो प्रेशर हो एरिया होता है और उसके चारों तरफ एयर इस टाइप से सर्कुलेट करती रहती है, इसको साइक्लोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस होती है ना, इनकी डेवलपमेंट कोरियोलिस फोर्स के कारण ही है, क्योंकि ये एयर इस टाइप से रोटेट कोरियोलिस फोर्स के कारण ही कर रही है, जिसके कारण यहां पर लंबे टाइम तक लो प्रेशर बना ही रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, एयर सीधी आती इस लो प्रेशर के एरिया में आ जाती, लो प्रेशर खत्म हो जाता तो एयर की मूवमेंट भी खत्म हो जाती। या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या डेवलपमेंट। एंटी साइक्लोनिक में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, वहां से एयर बाहर की तरफ जाती रहेगी कॉन्टिन्यूसली और उस एरिया में ऊपर से एयर लगातार आती रहेगी। तो क्योंकि ऊपर किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर एयर आ रही है कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो अभी मैंने सब ट्रॉपिकल एरिया की बात बताई थी कि एयर उठेगी और लैटिट्यूड्स के पैरेलल मूव करेगी। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये इक्वेटर का पार्ट है ये, और ये इस साइड ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। एयर ऊपर उठेगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो है एयर राइटवर्ड मूव करती रहेगी इस टाइप से। तो जब राइटवर्ड मूव करेगी तो एयर अब इस लैटिट्यूड के आसपास ही रहेगी, धीरे धीरे यहीं ठंडी होगी और ये नीचे की तरफ चली जाएगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए एंटी साइक्लोनिक जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं।
मान लीजिए ये इक्वेटर है, इस साइड पोल है, इस साइड पोल है। एयर इक्वेटर से ऊपर उठेगी, कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होता तो लगातार ये पोल्स की तरफ जाती है ऐसे, पर कोरियोलिस फोर्स है इसलिए क्या होगा, ऊपर तो उठी, जब ये पोल्स की तरफ जाना शुरू किया ना तो ये इस साइड आना शुरू करेगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। तो लगातार एयर ऊपर उठ रही है और इधर आ रही है ऐसे ऐसे। तो इस पर्टिकुलर बेल्ट में ही क्या होगा, एयर इकट्ठी हो जाएगी, यहां पर ये सिंक करना शुरू करेगी, नीचे हाई प्रेशर लगातार बना ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एयर लगातार पोल्स की तरफ जाती है और इस एरिया में हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती ही नहीं। तो नीचे लगातार हाई प्रेशर बने रहने का मतलब क्या, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की डेवलपमेंट। एंटी साइक्लोन मींस हाई प्रेशर की डेवलपमेंट। तो ये किसके कारण है, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। मेरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इससे पहली वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक बार देख सकते हैं, पता चल जाएगा। इसके बाद जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की डेवलपमेंट भी अभी मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स के कारण है। जेट स्ट्रीम्स ये भी जियोस्ट्रॉफिक विंड ही होती हैं, हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो आइसोबार्स के ऑलमोस्ट पैरेलल मूव करती हैं। इनके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद ओशनिक करेंट्स, जो ओशन है इसमें जो वाटर की मूवमेंट है उसको ओशनिक करंट बोलते हैं और ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये भी कोरियोलिस फोर्स के कारण या अर्थ की रोटेशन के कारण है। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके पाथ में भी डिफ्लेक्शन आता है, वो भी कोरियोलिस फोर्स के कारण ही आएगा, अर्थ की रोटेशन के कारण आएगा। जो मिसाइल्स या रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उनकी डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन होता है, वो भी कोरियोलिस फोर्स के कारण। मींस कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके पाथ में जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्लियरली परसेप्टिबल होता है और वो कोरियोलिस फोर्स या अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। तो ये था कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग। मैं रेगुलरली आपको वीडियोज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स भी करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।